हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। कैसे हैं प्यारे बच्चों? तो तैयार हैं एक नया पाठ फिर से पढ़ने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए? आइए शुरू करें। पाठ 28 निबंध लेखन। पिछले पाठ में मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद किस प्रकार लिखा जाता है। आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन के बारे में। पहले परिभाषा पढ़ते हैं कि निबंध किसे कहते हैं। ऐसी विधा जिसमें लेखक अपने भावों एवं विचारों को क्रमबद्धता के साथ साथ प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है, उसे निबंध कहते हैं। निस्संदेह अपने मन के भावों को व्यवस्था के साथ कागज पर उतारना एक प्रकार की कला ही है और इस कला के विकास हेतु अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, आपके मन के जो भाव हैं, अगर आप अव्यवस्थित रूप से उसको कागज पर लिखेंगे तो किसी के कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो अपने मन के भावों को व्यवस्थित रूप से कागज पर लिखना एक बहुत बड़ी कला होती है और इसके लिए अभ्यास करना भी बहुत आवश्यक है। आपको इस कला में निखार लाने के लिए अभ्यास से जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि आधुनिक शिक्षा में इसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। निबंध के मुख्य भाग। निबंध के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्रस्तावना मतलब आरंभ, विषय वस्तु मध्य बीच में जो लिखा जाता है, उपसंहार अंत उसका, ठीक है, प्रारंभ मध्य और अंत। अब विशेष बात क्या है? एक आदर्श निबंध में उसके तीनों अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। समझ में आना चाहिए कि ये निबंध का प्रारंभ है और ये मध्य में लिखा गया है और अंत इसका किस प्रकार से किया गया है, ये स्पष्ट होना चाहिए। अब आइए पढ़ते हैं बच्चों आदर्श निबंध लेखन हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। एक आदर्श निबंध जब लिखना होता है तो उसको लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि निबंध लेखन में आपको निपुणता प्राप्त हो जाए तो आपको निम्नलिखित सुझावों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यदि अभी तक आपकी वर्तनी संबंधी गलतियां दूर नहीं हो सकी हैं तो सर्वप्रथम उन्हें दूर करने का प्रयास करें। देखिए बच्चों, कुछ भी लिखने के लिए शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना आवश्यक है, तो उस पर हमें काम करना चाहिए, ठीक है, उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ अच्छे निबंध पढ़कर उन्हें लिखने का अभ्यास करें। जिस विषय पर आपको निबंध लिखना है उसके संबंध में आप पूरी जानकारी कर लें। अपने विचारों को क्रमबद्धता के साथ दी गई शब्द सीमा में व्यक्त करें। शब्द सीमा होता है, उसमें ही अपने विचारों को प्रकट करें और एक क्रमबद्धता के साथ विषय से संबंधित काव्य पंक्तियों आदि का प्रयोग करें। बार बार एक ही बात को न दोहराएं। सरस सरल एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करें तथा जहां तक संभव हो अति क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से स्वयं को दूर रखें। ऐसे शब्द जिनका अर्थ आपको भी नहीं पता है और जो सामने वाला भी ना समझ पाए, ऐसे शब्दों को कम से कम प्रयोग करें। आइए बच्चों पढ़ते हैं एक निबंध। राष्ट्रभाषा हिंदी, हम और हमारा दायित्व। अब देखिए शुरुआत किया गया है कैसे, कितने सुंदर तरीके से। सरस सरल मनोहारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। निस्संदेह इसमें 2 मत नहीं है कि अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी सरस सरल एवं मनोहारी है तथा अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण यह भारत के एक बड़े भूभाग में बोली एवं समझी जाती है। हिंदी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, यह है आरंभ। राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाली यह भाषा हमारे स्वाभिमान की भी प्रतीक है। आज़ादी की लड़ाई में इसने जहां जन चेतना जगाने का कार्य किया तो वहीं आज़ादी के उपरांत इसके द्वारा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को मजबूती देने का कार्य किया गया। यही कारण है कि महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती आदि ने हिंदी भाषी न होते हुए भी
अपने उपदेशों, भाषणों एवं लेखों आदि के लिए हिंदी भाषा को ही चुना, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि यह भारत की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे भारतवासियों एवं बड़ा वर्ग बोलता एवं समझता है। ये हिंदी भाषा के बारे में बताया गया। ठीक है। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हुआ और हिंदी के योगदान एवं उसकी लोकप्रियता का सम्मान करते हुए संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर सन 1939 को इसे राजभाषा का पद प्रदान किया गया। अब देखिए, हिंदी के बारे में और विस्तार से बताया जा रहा है कि ये कब हमारी राष्ट्रभाषा बनी, कब राजभाषा बनी। पहले तो हमने आरंभ में हिंदी के विषय में थोड़ा सा बताया, उसके बाद अब विस्तार से हिंदी के बारे में बताया जाएगा। अपनी विशिष्टताओं के कारण ही आज विश्व भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में इसके पठन पाठन की व्यवस्था की गई है तथा बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर आज विश्व में इसे दूसरा स्थान प्राप्त हो गया है। तकनीकी शब्दावली विकसित हो जाने से आज इसके द्वारा तकनीकी विषयों की पढ़ाई भी की जा सकती है, किंतु दुर्भाग्य का विषय है, इतना कुछ होते हुए भी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी अपनों के द्वारा आज भी उपेक्षित ही है। जो सम्मान इसे मिलना चाहिए था वह इसे आज तक नहीं मिला। आज भी हम हिंदी की उपेक्षा कर अंग्रेजी बोलने को अपनी महानता का सबूत मानते हैं, क्योंकि हर जगह अंग्रेजी ही बोली जाती है। लोग अपनी महानता समझते हैं अंग्रेजी बोलना। नेतागण, खिलाड़ी एवं फिल्मी कलाकारों पर तो अंग्रेजी का ऐसा भूत सवार है कि अधिकांश अवसरों पर सामने बैठा पत्रकार चाहे इनसे हिंदी में प्रश्न क्यों ना करें, इनके मुख से उत्तर अंग्रेजी में ही निकलेगा। ऐसे में क्या कहा जाए और कौन इनको समझाए कि ऐसा करना उचित नहीं है। जब एक ऐसी दूषित मानसिकता के लोग रहेंगे, जब तक हम अपने आप को अंग्रेजी मानसिकता से नहीं उबारेंगे, जब तक हम अपने दैनिक जीवन में हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग नहीं करेंगे, जब तक हिंदी बोलने में हम गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हिंदी को मिला राजभाषा का सम्मान सार्थक नहीं हो सकेगा। राजभाषा का मतलब ही यही है कि हर कोई इसे बोले, सभी इसे बोले, क्योंकि ये जब हमारी राजभाषा है तो हमें क्यों इसे बोलने में शर्म आती है? हमें तो गर्व होना चाहिए। हमें यह अवश्य सोचना होगा कि जिस भाषा की अपनी ऐतिहासिक भूमिका है, जिसके पास विलुप्त साहित्य संपदा है, जिसके पास तकनीकी शब्दावली है तथा जिसके पास सरसता, सरलता एवं बोधगम्यता की त्रिवेणी है, उस पवित्र एवं समृद्ध भाषा को अपनाने में हम संकोच क्यों करते हैं? देखिए कितने सुंदर शब्दों का उपयोग हुआ है यहाँ पर। निबंध जब आप लिखते हैं, अनुच्छेद लिखें या निबंध लिखें, तो शब्द भी आपके सुंदर होने चाहिए, जो कि पढ़ने में भी अच्छे लगे। हमें अपने व्यावहारिक जीवन में हिंदी को अधिक से अधिक अपनाना होगा, क्योंकि यह हमारी पहचान है, हमारा सम्मान है। इस पर किसी कवि ने कहा है, हम सबकी पहचान है हिंदी, मीठी मधुरिम तान है हिंदी, हिम शिखरों से सिंधु लहर तक सारा हिंदुस्तान है हिंदी। इसलिए अपनी राष्ट्रभाषा को अपनाने में संकोच न करें, आगे आएं और कहते रहें। यह कहने से मिलेगा हर्ष, जय हिंदी जय भारतवर्ष। तो बच्चों, आपको सुनने में भी अच्छा लगा होगा। इसमें कितने सुंदर तरीके से कुछ कविताओं की पंक्तियां भी हैं और बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का भी उपयोग किया गया है। बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए हैं अच्छे अच्छे। इस प्रकार से निबंध लिखा जाता है। ठीक है, तो बच्चों एक और निबंध पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, और बाकी के जितने भी निबंध हैं वे आप स्वयं पढ़ें। भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को देखिए रहा है अंबर चूम,
जहां देखिए दिखती है इसकी ही धूम। वंदना द्वारा लिखा गया है। ये कुछ पंक्तियां हैं। भ्रष्टाचार का आशय है कि गलत आचरण। अब देखिए, ये आरंभ में भ्रष्टाचार के बारे में बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है। आज समाज में जिस ओर भी नजर डालिए, हर तरफ भ्रष्टाचार ही नजर आएगा। आज ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां इसने अभी तक प्रवेश न किया हो? जीवन के लगभग हर क्षेत्र को इसने अनिवार्य रूप से प्रभावित किया है। कार्यालय में अटकी आपकी फाइल रफ्तार से दौड़ने लगेगी। बस जरूरत है अपनी जेब से निकालकर उसमें पहिए लगाने की। आप परेशान हैं कि आपका एडमिशन कुछ अंकों की कमी से नहीं हो रहा है, तो बस ओम भ्रष्टाचार्याय नमः बोलते हुए थोड़ी सी सहयोग राशि या डोनेशन दिलवा दीजिए। बस समझ लीजिए कि आपको प्रवेश मिल गया। इस नवीन मंत्र से अयोग्य भी योग्य बनकर कुर्सी प्राप्त कर लेता है और योग्य बेचारा आदर्शवादी होने की वजह से जूतियां चटकाता रहता है। अब देखिए, ये जो ओम भ्रष्टाचार्याय नमः है, इसका मतलब क्या है? कितने सुंदर तरीके से बताया गया है। शब्द भी बहुत अच्छे प्रयोग किए गए हैं और लोगों को समझ में भी आ गया इसमें कि मतलब आपको डोनेशन देना पड़ता है, आपको पैसे देने होते हैं अपना ही काम करवाने के लिए। ठीक है। निस्संदेह जिस समाज में ऐसा होने लगता है उसकी व्यवस्था चरमरा जाती है। वर्तमान भारत में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। राजनीति में बोफोर्स घोटाला, चीनी घोटाला, प्रतिभूति घोटाला, चारा घोटाला हो या हवाला कांड, सभी यह सिद्ध करने के लिए काफी हैं कि हमने अपने आदर्शों को पोटली में बांधकर टांड पर फेंक दिया है और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को ही अपना आदर्श मान बैठे हैं। आज राजनीति का अपराधीकरण हो या रिश्वतबाजी, जाली नोटों का कारोबार हो या फर्जी डिग्री का व्यवसाय, भाई भतीजावाद हो या क्षेत्रवाद, सभी फलने फूलने का एकमात्र कारण भ्रष्टाचार ही है। आज के व्यक्ति की सोच सिर्फ पैसे तक सिमटकर रह गई है। उसने सोच लिया है कि उसका भगवान, उसका ईमान, सब कुछ पैसा है। उसकी ऐसी सोच ने उसे गलत रास्ते पर चलने के लिए लाचार कर दिया तथा वह भूल गया कि इस रास्ते में चाहे उसे नोटों के बिस्तर पर सोने को मिले, किंतु शांति चैन जैसे शब्दों से उसका कोई वास्ता नहीं रहेगा। हमें समाज में फल फूल रही धन लोलुपता को रोकना होगा और इस बात का प्रचार प्रसार करना होगा कि पैसे और मानवता में मानवता ही अधिक श्रेष्ठ है। साथ ही साथ अमीर बनने के लिए शॉर्टकट के स्थान पर मेहनत करने की भावना विकसित करनी होगी। यदि हम ऐसा कर सके तो समय के साथ भ्रष्टाचार की लगातार फलती फूलती इस बेल को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का हमारा सपना साकार हो सकेगा, अन्यथा नहीं। अब अंत में देखिए कैसे लिखते हैं। अतः अपनी तथा अपने देश की खुशहाली के लिए हमें यह संकल्प करना चाहिए कि हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को इस देश से हटाने के लिए प्रयासरत रहेंगे तथा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे भ्रष्टाचार चैन की बंसी बजाता रहे और हमारे देश की नींव तक हिल जाए। तो ये था निबंध भ्रष्टाचार के बारे में बच्चों। अब बाकी के जितने भी निबंध हैं वे आप स्वयं पढ़ेंगे, आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से एक निबंध लिखा जाता है। विजयादशमी, दशहरा, तो इस पर यह निबंध है, इसको पढ़िएगा अच्छे से। अगला है जीवन में खेलकूद का महत्व। ठीक है, ये भी अच्छे से पढ़िएगा, ये भी निबंध है। निबंध को कैसे लिखा जाए, कैसे शुरुआत की जाती है इसकी, आरंभ में कैसे लिखते हैं, क्या क्या लिखा जाता है, फिर खेलकूद के विषय में बीच में लिखा जाएगा, उसके लाभ क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, वो सभी लिखते हैं। तो पढ़िएगा इसको बच्चों। फिर है यदि मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य होता, तो ये भी आप सोचेंगे, ये आप सोच के कि क्या क्या करते, एक प्रधानाचार्य क्या क्या करता है, पहले भूमिका आएगी, फिर मेरे जीवन का लक्ष्य, फिर ये लक्ष्य चुनने का क्या कारण है, प्रधानाचार्य बनने पर मेरा लक्ष्य
आपका लक्ष्य क्या होगा, फिर आदर्श आचार्यों का निर्माण, फिर प्रधानाचार्य बनने पर राष्ट्रीय एकता का संवर्धन, खेलकूद की अनिवार्यता पर बल और फिर उपसंहार। फिर है बच्चों प्रदूषण की समस्या, इसमें भी भूमिका पहले लिखी जाएगी, फिर प्रदूषण का अर्थ एवं कारण, फिर प्रदूषण के प्रकार एवं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, विभिन्न प्रदूषण के बारे में बताएंगे। उसके बाद प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या होता है और फिर समाधान क्या है, इन प्रदूषण को रोकने के क्या समाधान। अब आता है बच्चों अभ्यास। देखिए आपने क्या सीखा। निम्नलिखित में से प्रत्येक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। देखिए शब्द आपको बता दिए गए हैं, 200 से 250 शब्दों के बीच में आपको निबंध लिखना है। और किस पर लिखना है? मेरा भारत महान, नारी शिक्षा और महत्व, कंप्यूटर युग की आवश्यकता, आतंकवाद, महंगाई, जीवन में खेलों का महत्व। इन विषयों पर पहले आप पढ़िए। अलग अलग किताबों में इन विषयों पर बहुत कुछ लिखा आता है, आप लोग इंटरनेट पे भी बहुत कुछ देखते हैं और टीवी में भी बहुत कुछ देखते हैं। तो इन सब विषयों पर पहले अपना ज्ञान बढ़ाइए, उसके बाद इन विषयों पर आप निबंध लिखिएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो आशा करती हूँ अच्छे से आपको समझ आया कि निबंध कैसे लिखा जाता है। और पिछले पार्ट में हमने अनुच्छेद के बारे में पढ़ा था, वो भी समझ आया होगा कि अनुच्छेद किस प्रकार लिखा जाता है। तो मिलते हैं फिर एक बार एक नए पाठ के साथ, नया कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो बच्चों यहीं समाप्त करते हैं ये पाठ। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आभार।